नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज वाजपेयी और आज बातचीत थोड़ा वैक्सीनेशन पे होनी चाहिए क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर के तमाम सवाल राज्य सरकारों की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई के दौरान कई सारे ऑब्जर्वेशंस दिए हैं और एक तरीके से अगर आप देखें तो बड़ा कन्फ्यूजन जैसी स्थिति है। कन्फ्यूजन जैसी स्थिति ये है कि केंद्र ने जो एक फार्मूला बनाया था कि राज्य स्वयं अपनी वैक्सीन का इंतजाम कर सकते हैं, वो खरीद सकते हैं, लेकिन अब तक कोई राज्य इसमें सफल हो नहीं पाया है क्योंकि कंपनियों के पास वो है नहीं और विदेशी जो कंपनीज हैं उनके साथ डील हो नहीं पा रही क्योंकि वो सारी कंपनियां केंद्र के साथ डील करना चाहती हैं। कई जगहों पर टेंडर मंगाए गए लेकिन वो अटक गए हैं। कर्नाटक सरकार का ताज़ा उदाहरण, जिनको दो ब्रोकर कह सकते हैं आप, जिन्होंने बीच में डील कराने के लिए ऑफर किया लेकिन बाद में वो भी फाइनलाइज हो नहीं पाया क्योंकि बहुत डिटेल नहीं आई। इसके अलावा दिल्ली और पंजाब सरकार भी प्रयास कर चुके हैं लेकिन वैक्सीनेशन का कार्यक्रम इसी वजह से शायद स्लो भी चल रहा है। 20 लाख का पर डे का एवरेज है और अगर इसी रफ्तार से हम चलेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा टारगेट को अचीव करना। हालांकि सरकार का कैलेंडर है कि 216 करोड़ वैक्सीन्स दिसंबर तक अवेलेबल होंगी, ये कल केंद्रीय मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। लेकिन कैसे इस फार्मूले को डिकोड करना जरूरी है, समझना जरूरी है कि ये वैक्सीन्स के वायदे हैं, बयान है या एक्चुअल में ऑर्डर हो चुके हैं और ये डिलीवरी कब से इनकी शुरू होगी। तो बहुत सारे वैक्सीन को लेकर सवाल हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है उसी के प्रकाश में इस पर बातचीत करना जरूरी। तो आज हमारे साथ जो मेहमान उनसे आपको परिचय करा दें। इकबाल सिंह लालपुरा हमारे साथ होंगे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, सरकार की बात करेंगे। इसके साथ ही चरणजीत सिंह है, चरण सिंह सापरा साहब, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके प्रवक्ता है, अपनी बात रखेंगे। आनंद मान जी है, हेल्थ पॉलिसी एक्टिविस्ट है और इस दिशा में काफी वो काम भी कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से कोरोना के विषयों पर बातचीत कर रहे हैं। अभय दुबे जी है, CSDS के प्रोफेसर हैं, इनसे बातचीत होगी। और डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा है जो MD है नाइट क्लिनिक के और साथ ही स्कॉट्स में भी डायरेक्टर हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चरणजीत सिंह सापरा साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो मुझे आप ये बताइए कि आप लोगों की सरकारें काफी प्रयास कर रही हैं वैक्सीन खरीदने की, क्या अपडेट है, क्या हुआ है अब तक? देखिए नीरज जी, चक्कर ये है कि सरकारें तो वैक्सीन चाह रही हैं और ग्लोबल टेंडर भी फ्लोट किए हैं। मात्र राज्य सरकार नहीं बल्कि महानगर पालिका, जैसे मुंबई महानगर पालिका है, उन्होंने भी ग्लोबल टेंडर फ्लोट किया है। लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो राज्य के साथ में डील नहीं करना चाहती हैं, मात्र ब्रोकर आ रहे हैं। जो लोग टेंडर भर रहे हैं वो मात्र ब्रोकर हैं, एजेंट है, कोई विदेशी एजेंट है, कोई यहाँ का एजेंट है। दरअसल ये पूरी वैक्सीनेशन पॉलिसी जो है ना, ये सारी एक कंफ्यूज पॉलिसी हो गई है। इसमें ऐसा कहा जाए कि जलेबी बन गई है या रायता फैलाया गया है तो ये मेरे ख्याल से ज्यादा उचित रहेगा। आप शुरुआत से देखिए, पहले तो वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने यानी खूब हेडलाइन हंटिंग की, अपनी इमेज बिल्डिंग भी की, फिर उन्होंने PR एक्सरसाइज करी, भारत बायोटेक गए, वो सीरम इंस्टीट्यूट गए, सारे कैमरास वहां पर लेकर के गए, फिर उन्होंने अपनी TRP बढ़ाने का प्रयास किया, 6.5 करोड़ वैक्सीन जो है वो विदेश भेज दिया उन्होंने, जबकि हमारे देश में लोगों की मौतें हो रही थी। तो ये तमाम सारी चीजें जब हम देखते हैं, इनको विदेशी वैक्सीन खरीदने को भी कितने 5 महीने लगे। यानी विपक्ष का अगर विधायक खरीदना है तो ये रातों रात खरीद लेते हैं, लेकिन विदेश से वैक्सीन जो खरीदने हैं उसके लिए 5 या 6 महीने लगे। स्पुतनिक अभी आया है, वो भी मात्र 1.5 लाख डोज आए हैं। तो आज की जो वैक्सीनेशन पॉलिसी की परिस्थिति है वो ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में और प्राइवेट आपके जो 5 स्टार होटल हैं उसमें वैक्सीन मिल रहे हैं, लेकिन सरकारी केंद्रों पर वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, वहां पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो ये बड़ी भयावह परिस्थिति है। इसमें एक डिवाइड हो रहा है, अमीर और गरीब का भी डिवाइड होगा। और ये क्यों हो रहा है ये भी मैं आपको चंद सेकंड में बताना चाहूंगा। क्योंकि राज्य सरकारों को जो वैक्सीन चाहिए, चाहे वो कोविशील्ड या कोवैक्सीन चाहिए, उस पर भी केंद्र का नियंत्रण है कि कितने वैक्सीन इस राज्य को दिए जाएंगे। हालांकि पैसे राज्य ने देने हैं, फिर भी जो संख्या पर कंट्रोल है वो केंद्र सरकार का है। लेकिन प्राइवेट पार्टी अगर कोई वैक्सीन खरीदती है तो उस पर सरकार का कंट्रोल नहीं है, वो पूरी खुली इजाजत है, वो कंपनी और प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट होटल उसको खरीद सकता है। तो होगा क्या, गरीबों के लिए वैक्सीनेशन कम होगा और जो अमीर जो पैसे देकर के वैक्सीनेशन करा सकते हैं उनका पर्याप्त मात्रा में उनका वैक्सीनेशन होगा। तो इसमें एक बहुत बड़ा डिवाइड होगा।
ये बहुत ही भयानक परिस्थिति देश के अंदर बन रही है, जिसका ध्यान केंद्र की सरकार को रखना चाहिए। और इसीलिए कभी मुंबई हाईकोर्ट, कभी इलाहाबाद हाईकोर्ट, कभी मद्रास हाईकोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर ऑब्जर्वेशन किया है। दरअसल ये कोर्ट्स भी कंफ्यूज्ड हैं कि ये किस तरह की पॉलिसी नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाई है। सारा देश इसमें कंफ्यूज्ड है और सारे देश को इसमें फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। जी सापरा जी, मैं रोकूंगा आपको यहाँ पे एक मिनट। आप जो बात कर रहे हैं वो एक ब्रॉडर पिक्चर आपने पेंट की है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो टेंडर्स किए हैं आप लोगों ने, जो बिड्स मंगाई, उसका क्या हुआ? उसमें थोड़ा एकदम मिनट टू मिनट डिटेल बताइए, उसमें क्या हुआ, क्या आगे फिर? देखिए, मैं आपको उदाहरण के तौर पर मुंबई महानगर पालिका की या महाराष्ट्र राज्य की जो बिड है उसका बताता हूं। इसमें एक महाराष्ट्र राज्य की बिड में 7 लोगों ने बिड किया है, 7 कंपनियों में, जिसमें से 5 जो है विदेशी हैं और 2 मेरे ख्याल से भारत की कंपनियां हैं। उसी तरह से मुंबई महानगर पालिका का जो बिड है उसमें 8 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। उसमें भी 1 या 2 जो है वो भारत के हैं, बाकी विदेश के हैं। तो इनका कहना यही है कि हमें आपकी राज्य की सरकार जो है वो एक तो लीगल इंडेमनिटी के लिए मदद करे, जो फाइजर की, मॉडर्ना की सभी की कंडीशंस अभी आ रही हैं। तो लीगल इंडेमनिटी जो है वो राज्य सरकार का विषय नहीं है, वो डीजीसीआई को देना है या फिर केंद्र सरकार या यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री को वो विषय पर परमिशन देनी है। तो कहीं ना कहीं हर जगह में केंद्र सरकार का जो रोल है, चाहे राज्य सरकारें बिड कर रही हैं, चाहे राज्य सरकार या महानगर पालिकाओं ने टेंडर ओपन किए हैं, ग्लोबल टेंडर, लेकिन केंद्र सरकार के कोऑर्डिनेशन के बिना वो नहीं हो सकता। और फाइजर और मॉडर्ना तो मेरे ख्याल से खुलेआम उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है कि हम। ये बताइए, ठीक सापरा जी, एक बड़ी दिक्कत आपने बताई कि इंडेमनिटी की मांग कर रही है, जैसे फाइजर ने पहले ही कहा था। तो इस बारे में आप लोगों ने केंद्र सरकार से बात की कि हमारी जो बिड्स आई हैं उनकी एक बड़ी शर्त ये है, उस पर हम क्या करें? तो कुछ बातचीत हुई आपकी केंद्र से? बिल्कुल, आज से 12 या 15 दिन पहले महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री और हेल्थ मिनिस्ट्री को यह पत्र लिखा है, आदरणीय मुख्यमंत्री ने, कि इस तरह का विषय हमारे सामने आ रहा है, आप इसके ऊपर स्पष्टीकरण दीजिए। लेकिन 12 से 15 दिन हो गए हैं, इसमें कोई स्पष्टीकरण केंद्र सरकार की तरफ से नहीं आया है। और ये खाली महाराष्ट्र की बात नहीं है, वो चाहे कर्नाटका हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, हर राज्य में ये समस्या आने वाली है, क्योंकि विदेशी कंपनियां जो इस तरह की कंडीशन डालेंगी वो मात्र एक राज्य के लिए नहीं डालेंगी, सभी राज्यों के लिए डालेंगी। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि केंद्र सरकार को इसमें आना ही पड़ेगा। केंद्र सरकार का उनके जो नियम है उसके तहत ही ये इंपोर्ट हो सकता है, अदरवाइज ये इंपोर्ट होना मुश्किल है। और इसी तरह से यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो डिफरेंशियल रेट और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इससे भारतवर्ष के अंदर बहुत कंफ्यूजन होगी और आने वाले दिनों में गरीबों को टीका नहीं मिलेगा और अमीरों को जरूर टीके मिलते रहेंगे। जी ठीक है, आप अच्छे से आपने अपना पॉइंट रखा। अनंत भान जी, ये बताइए कि इस समय का अगर हम प्रेजेंट डेटा लें तो एवरेज 20 लाख के आसपास वैक्सीन लग रही है। अगर इसको महीने के हिसाब से एक्सट्रापोलेट कर लें तो रफली 6 करोड़ के आसपास बैठती हैं कि इतनी वैक्सीन महीने में लग रही है। लेकिन दिसंबर तक 216 करोड़ जो वैक्सीन लगाने की बात कही जा रही है अवेलेबल हो जाएगी, वो नहीं लगता कि इस रफ्तार से हो पाएगी। तो अगले महीने में अचानक से 4-5 गुना कैसे बढ़ेगी? एक सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि अब दुनिया भर में यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की बात हो रही है। अब एज ग्रुप का तो लिमिटेशन हट गया है, क्योंकि अब बच्चों की बात, सबकी बात होने लगी है। तो अब ये उम्मीद रखना कि बहुत सारी चीज़ें आप विदेश से भी मंगा लेंगे, थोड़ा मुश्किल लगता है। अगर आप इसको हमारे लिए डिकोड करें कि ये जो इस समय का डेटा हमारे सामने जो रोज लग रही हैं और जो टारगेट दिसंबर तक के दिए जा रहे हैं, कैसे मीटअप होंगे, क्या है कुछ गणित अगर आपकी समझ में आ रही तो बताएं। धन्यवाद नीरज जी। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। इसके 2 या 3 रूट्स हो सकते हैं। एक तो ये है कि हमारी जो एक्सिस्टिंग कंपनीज हैं उनका प्रोडक्शन बढ़े और सब्सटेंशियली बढ़े। अगर वो बढ़ता है तो ऑब्वियसली हमारी सप्लाई की सिचुएशन बेहतर होगी, लेकिन उसके लिए भी आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर बढ़ानी है तो उसमें टाइम लगता है, उसमें क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं जो आपको सेटिस्फाई करने होते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप एडिशनल प्रोडक्शन फैसिलिटीज खोलें, लाइसेंसिंग करें, ताकि जो बाकी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो वैक्सीन बनाने के कैपेसिटी रखते हैं
वो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर पाए। तो इसमें जो लाइसेंसिंग की बात फॉर एग्जाम्पल कोवैक्सीन की गई है कि इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स हो गई, बाकी प्रोडक्शन प्लांट्स हो गए, वहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाएगा। सो उससे थोड़े वैक्सीन आ सकते हैं। तीसरा तरीका है इंपोर्ट। अगर आप फाइजर हो गया, मॉडर्ना हो गया, जो और दूसरे जगहों पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनसे आप सब्सटैंशियल अमाउंट्स में इंपोर्ट लेते हैं, तो फिर वो वैक्सीन आ जाएंगे। उनके साथ आप डील करेंगे, पहले थोड़े डोजेस हम इंपोर्ट करेंगे, फिर बाकी प्रोड्यूस करेंगे, जैसा कि हमने स्पुतनिक के साथ किया है, तो उससे थोड़े डोजेस आएंगे। कुछ और जो वैक्सीन फ्रेम में हैं वो अभी क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं, और उसका भी एस्टिमेट मेरे ख्याल से जोड़ा गया है। तो ये दिसंबर का एस्टिमेट गवर्नमेंट दे रही है कि अगर वो क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल रहे और वो वैक्सीन मार्केट में आते हैं, तो उनको भी उन्होंने जोड़ा है कि ये इतने एडिशनल वैक्सीन आएंगे। बट उसमें ऑब्वियसली ये नहीं क्लैरिफाई किया गया कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि क्लिनिकल ट्रायल्स सक्सेसफुल रहेंगे, क्योंकि अब क्लिनिकल ट्रायल है तो हो सकता है काम करे ना करे, जब तक वो डेटा नहीं आता है तो हम एज्यूम नहीं कर सकते कि वो सक्सेसफुल होंगे। बट आशा रहेगी कि अगर वो भी सक्सेसफुल रहे तो वो एडिशनल वैक्सीन हमारे पास रहेंगे। एक चीज इंपॉर्टेंट ये भी है कि अगर हमारे पास सिंगल डोज वैक्सीन की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप रहेगा, क्योंकि अगर सिंगल डोज वैक्सीन है तो हम ज्यादा वैक्सीनेशन कवरेज जल्दी कर सकते हैं। बट उसके लिए फिर आपको ऐसे मैन्युफैक्चरर से बात करनी होगी जो इस टाइप के वैक्सीन बना रहे हैं या उन पे क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं। तो यही तरीके हैं। बट मेरे ख्याल से जो दिसंबर का टारगेट दिया गया है उसमें बहुत सारे एजम्पशंस हैं, और अभी ऑलरेडी हम देख चुके हैं स्पुतनिक के साथ की डिलेज हो चुकी है मैन्युफैक्चरिंग में, तो डिलेज होना काफी लाइकली है। दिसंबर का जो अभी तक का टारगेट है मेरे ख्याल से काफी एम्बिशियस है, बट अगर कोशिश की जाए तो शायद एटलीस्ट उसकी तरफ बढ़ा जा सके। जी, इकबाल सिंह लालपुरा जी, अभी सापरा जी कह रहे थे कि वैक्सीन मिल नहीं रही हैं और जो टेंडर फ्लोट किए उन्होंने उसमें दिक्कतें आ रही हैं। मान साहब ये कह रहे हैं कि बहुत सारी कंपनियों की कैपेसिटी है या बातचीत हो रही है, लेकिन ग्राउंड पे भी कुछ नहीं। मैं आपसे एकदम सीधा मोटा सवाल मेरा ये है कि केंद्र की जो ये वैक्सीनेशन पॉलिसी है ये क्या है, और ये जो 216 करोड़ वैक्सीन का एक नंबर आप लोग दे रहे हैं कि दिसंबर तक ये हो जाएंगी, वो मुझे समझाइए कैसे होगी। ऐसा है कि हमने दिसंबर में 1 करोड़ जो है 2020 में हमें अवेलेबल हुआ था, और उसके बाद से जो अब आज मई जो कल ख़त्म हुई है उसमें हमने 8.8 करोड़ जो है वो वैक्सीनेशन अवेलेबल हुए हमारे पास। और हम जब 31 दिसंबर के हमारे पास जो कभी 6 नई कंपनियां 3 कंपनियां आज बना रही हैं अवेलेबल हैं इंडिया में, और 9 और दूसरी कंपनियां वो भी इन प्रोसेस में हैं जो साथ मिलके बनाएंगी। सो वी हैव ए प्लान, डेफिनेट प्लान कि 260 जो आप कह रहे हैं 126 नहीं, 226 नहीं, 260 करोड़ के करीब प्रिसाइजली हम ये वैक्सीनेशन जो है अवेलेबल करा देंगे अपनी जनसंख्या के लिए। और अगर सिंगल डोज बनती है और ये जो स्पुतनिक का डॉक्टर रेड्डी का है उनके साथ 6 कंपनीज की बात चल रही है, तो कंडीशन जो है और भी बढ़िया हो सकती है। जो नई रिसर्च हो रही है वो अभी तक कोई फाइनल नहीं हुई। विदेशी कंपनियों से पहले भी हम इन टच थे, अब भी इन टच है। उनकी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, अपनी पर्सनल कंट्री जिस देश की है वो, और दूसरा उनका बिजनेस है। लेकिन हमारा भी वी आर इन टच विद देम, एंड होपफुली आज से नहीं पिछले 1 साल से, और वी हैव ए टारगेट टू अचीव बाय 31 दिसंबर which will be achieved at all cost। इकबाल सिंह जी, आप कह रहे 260 करोड़ कि 207? 260। मंत्री जी ने 216 करोड़ बोला है। चलिए 216 या 260 आप जो भी कह रहे हैं, आप ये हमें बता रहे हैं कि इन कंपनियों से हमारी बात चल रही है, कुछ की रिसर्च चल रही है, तमाम चीजें आपने गिना दी। मैं ये जानना चाहता हूं कि आज की तारीख में 22 करोड़ वैक्सीन लगी हैं। अब आपके पास 7 महीने यहां से बाकी हैं। अगर मैं जून का पूरा महीना गिन लूं तो आपके पास 7 महीने हैं। अब मुझे ये बताइए 7 महीने में बाकी की जो 180 करोड़ डोजेज हैं, 170 करोड़ डोजेज हैं, वो कैसे आएंगी? मुझे ये आप
बताइए ना, ऑर्डर ये किसको दिया आपने, ऑर्डर कौन सी कंपनी का आपने डेटा रख लिया अपने पास? ये सिर्फ अभी इन टच हम उनसे बात कर रहे हैं, इस लेवल पे है। इन टच नहीं है। जिन लोगों ने कमिट किया है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक, जिसने कमिट किया है, और उसके आगे जो कमिटमेंट चल रही है, जैसे अक्टूबर में फाइजर कहती है कि अपना भी कोई बना ले तो हमें कोई इतराज नहीं, हमने उसको भी अपने उसमें नहीं लिया। इस बार हमारा 8.8 करोड़ था, जून में 11 करोड़ के करीब है, और इसी तरह जुलाई तक हम 35 करोड़ जो है वो हो जाएगा, और उसके बाद नहीं, फिर और लेट मी करेक्ट यू सर, लेट मी करेक्ट यू सर। आपकी 8.5 करोड़ की कैपेसिटी है या आपके पास वैक्सीन है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। लग रही है 6 करोड़ मैक्सिमम, तो वो जो 2.5 करोड़ का गैप है वो कहाँ, मुझे नहीं पता। मैं तो ये जानना चाहता हूँ 6 करोड़ भी लग रही है, आप करो फाइजर करो, कोई और भी बना ले। अरे कहने को तो सापरा जी भी कह रहे हैं कि बीएमसी ने टेंडर मार दिया है, लेकिन उसमें इश्यूज फंसे हुए हैं इंडेमनिटी के। आप मुझे कोई तारीख बताइए कि इस तारीख को इतनी वैक्सीन ये कंपनी डिलीवर करेगी, बताइए ना। जो मैं आपको ये कर रहा है, स्पुतनिक का प्रोडक्शन शुरू होगा जुलाई अगस्त में जाके। मेरी आप बात सुनिए। 0.60 करोड़ स्पुतनिक ने हमें मई में दिया है, और इस महीने में 1 करोड़ देगा डॉक्टर रेड्डी के द्वारा। एक दिन नहीं में नहीं है, ऐसे ही है। 6.5 जो है कोवैक्स। सर डॉक्टर रेड्डी का प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है, केवल 3 लाख डोज इंपोर्ट की है। कहां जो से देंगे 1 करोड़ वो सर? मैं वही तो जानने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने ये उलझा दिया आपने मुझे, उलझा नहीं दिया। 0.60 करोड़ या 60 लाख हमें मई में मिला है। हाँ तो कहाँ है 60 लाख? हम लोगों को स्टेट्स को स्पुतनिक ने दिया 60 लाख। हाँ, स्पुतनिक का 60 लाख। ये डेटा आपको किसने दिया? डॉक्टर रेड्डीज ने दिया है? ये हमारी गवर्नमेंट का डेटा है, ये गवर्नमेंट का डेटा है जिसको मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो वो मिला के तो 6 करोड़ हुआ ना सर। अगर मान लो मैं आपकी बात मान भी ले, तो ऐसे मेरे पास ये डेटा नहीं है कि डॉक्टर रेड्डी ने 60 लाख इंपोर्ट की है, ये डेटा मुझे नहीं पता, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं मान लूँ वो भी मिला के 6 करोड़ में ही तो आ गया ना वो। फिर क्या अलग से है वो? बात ये है कि जितना भी हम कह रहे हैं, एवरी इंडियन जो जिसको इंजेक्शन लगना चाहिए, हम 31 दिसंबर तक उसको इंजेक्शन लगाएंगे। स्टेट के पास पूरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पूरा इसके लिए प्लान है, उसके लिए फंडिंग है, उसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। जान है तो जहान है, जो देश की जनता को बचाना हमारा मकसद है। इकबाल सिंह जी 11 राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री लोग चिट्ठी लिख रहे हैं कि फ्री में करिए, आप कह रहे हैं पैसे ही नहीं है, पैसे बहुत है। कहाँ है साबरा जी? देखिए आपको 216 करोड़ का बिल्कुल हिसाब किताब दे रहे हैं, फिर भी आप परेशान हैं, बताइए। देखिए नीरज जी, मैंने इनकी सारी बातें सुनी है, बहुत ही हाइपोथेटिकल आंकड़े इन्होंने दिए हैं, और इनकी सरकार और सभी बीजेपी के प्रवक्ता इस तरह से देते रहते हैं। मैं इसको चंद लाइनों में कहना चाहूंगा कि बातें हजार, काम बेकार। यानी अंग्रेजी में ये भी कहते हैं कि इफ यू कैनॉट कन्विंस यू कंफ्यूज देम। तो ये कंफ्यूज करना चाहते हैं। आपने ठीक कहा कि आंकड़ों के अंदर उलझा रहे हैं, तो ये सारे देश को आंकड़ों के अंदर उलझा करके रखना चाहते हैं। इन्होंने तो 15 लाख रुपए हर अकाउंट में देने की भी बात की थी, 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने की बात की थी, ऐसे अनेक वादे इन्होंने किए हैं। तो ये भी इस तरह से वादे कर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद आकर के अमित शाह कह देंगे भाई वो तो जुमले थे। तो इस तरह की घटना भी हो सकती है। सवाल ये है कि आज वैक्सीनेशन पॉलिसी क्या हो रहा है। यानी आज देखिए कि वैक्सीनेशन मिल नहीं रहा, पहली बात। दूसरी बात कि प्राइवेट में मिल रहा है और सरकारी इसमें नहीं मिल रहा। फिर डिफरेंशियल रेट है उसके, आपको अलग अलग दामों में अलग अलग जगह में मिल रहा है वैक्सीन। तो ये तमाम सारी जो चीजें हैं, अब ये कहते हैं कि 2 डोज नहीं 1 डोज, इस पे अध्ययन हो रहा है। आपको भी पता होगा कि शायद 2 डोज नहीं हो सकता कि 1 डोज से ही काम चल जाए। पहले इन्होंने 2 डोज का अंतराल बढ़ा दिया, उसका गैप बढ़ा दिया है। यानी ये सरकार कर क्या रही है? ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, और कंफ्यूजन करके सारे देश को उलझा करके रखना चाहती है। वहां पर लोगों की लाशें बिछ रही थी, और ये सापरा जी रुकिए, 1 मिनट रुकिए सर। सापरा जी 1 मिनट रुकिए, मैं जरा दोबारा एक बार से करता हूँ सर। वैसे ये जो सिंगल डोज की ही बात शुरू हो गई थी, एक बड़ी चर्चा में थी कि क्या एक ही डोज देके काम चलाया जाए क्या।
तो मेरी जानकारी के हिसाब से आज एक क्लैरिफिकेशन आया डॉक्टर पॉल की तरफ से कि नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं है। तो मैं उनकी इस बात को फिलहाल के लिए ये मानते हुए कि चलो एक डोज वाला मामला अभी थोड़ा सा हवा में किसी ने रखा था, चलो उसको साइड कर देते हैं। लेकिन अभी की जो परिस्थिति में लाल सिंह जी दोबारा आपसे पूछ रहा हूँ, इकबाल सिंह, आपके पास इस 216 करोड़ की डिलीवरी की कोई मैकेनिज्म है क्या? यस। कैसे, कब, कहां उतरेंगी ये? अभी सब कोई फेज 3 ट्रायल में है, कहीं बात हो रही है, आप किसी के टच में हैं, कोई प्रोडक्शन रैंप अप कर रहा है, ये कैसे आएंगी मुझे ये समझाइए आप ये समझिए जैसे कोवैक्सीन है, ये 10 करोड़ तक इनकी प्रोडक्शन जाएगी दिसंबर तक। और दूसरी है, हम वो कर रहे हैं जो हमें कोविशील्ड का, स्पुतनिक का, जिस चीज का ये बात कर रहे हैं, हम ऐसे ही नहीं करते। मुझे नहीं पता ये भाई साहब का किस पार्टी से संबंध है, हम गप्पों वाली पार्टी नहीं है, ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं। चरण सिंह इतने फेमस आदमी है, कांग्रेस के हैं भाई। मुझे इनका नाम जो है, इनको बोलिए पंजाब में आके बताइए कि क्या आपने सौगंध खाई थी गुरु ग्रंथ साहब का गुटखा हाथ में पकड़ के कि हम नशे खत्म कर देंगे, हम गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के दोषियों को गिरफ्तार करेंगे। इकबाल सिंह जी और ये बात ऐसी अरे भाई मैं डिबेट उधर नहीं जाना चाहता, मुझे जवाब तो देना होगा ना। नहीं प्लीज देखिए इतनी सेंसिबल बातें हो रही है, अब यहाँ पे उधर उस तरफ मत ले जाइए। नहीं रुकिए इकबाल सिंह, प्लीज उसी तरफ आएगा। आप जाएंगे ये नशे पे जाएंगे, प्लीज यू कंसंट्रेट ऑन दी कोविड और कोविशील्ड या दूसरे की बात करो, वैक्सीन पे बात होगी सिर्फ। आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप टॉपिक डाइवर्ट कर देंगे। आज वैक्सीनेशन टीकाकरण पर बात हो रही है, प्लीज इसमें कोई बहस नहीं। लाल सिंह जी और सापरा जी, मेरा निवेदन है कि आप दोनों लोग रुक जाइए। मैं वैक्सीन से बिल्कुल भटकना नहीं चाहता, बहुत सीरियस डिबेट है ये, दूसरे चैनलों की तरह नहीं है कि आप विषय को घुमा देंगे और हम देखते रहेंगे। यहाँ विषय घुमा नहीं सकते आप। एक मिनट रुकिए, होल्ड करिए आप। अभय दुबे जी, आपकी समझ में आई क्या गणित? देखिए मेरी समझ में तो बहुत दिन से नहीं आ रहा है कुछ भी। नीरज जी आपको याद होगा जिस पर वैक्सीन की चर्चा ही हो रही थी और वैक्सीन कहीं दिखाई नहीं पड़ रही थी, बस हम लोग सोच रहे थे कि वैक्सीन लगेगी, तो मैंने आपके चैनल पे आपके सामने ही एक सवाल उठाया था कि वैक्सीन की कीमत कितनी होगी। तो आपने मुझे समझाया था और मैंने आपकी बात मान ली थी। आपने कहा था वैक्सीन बिकेगी नहीं, वैक्सीन सबको फ्री लगाई जाएगी, तो अगर वैक्सीन बिकेगी उसकी कोई कीमत रखी जाएगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कीमत नहीं चुकाएंगे और वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, तो वो फिर संक्रमण के वाहक बन जाएंगे और फिर संक्रमण से हम लोग छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। संक्रमण से छुटकारा प्राप्त करने की आपने जो तजवीज मुझे समझाई थी, वही तजवीज थी कि वैक्सीन सबको मुफ्त लगाई जाए। तो हमने और आपने मिलकर उस दिन जो डिबेट छेड़ी थी, वो डिबेट आज तक जारी है। सुप्रीम कोर्ट यही तो पूछ रहा है कि भाई केंद्र सरकार को इतने पैसे में वैक्सीन मिल रही है, तो राज्य सरकारों को इतने उससे ज्यादा पैसे में वैक्सीन क्यों मिल रही है? अब हम लोग मैक्रो टर्म्स में यहाँ पे बात कर रहे हैं, अब आइए माइक्रो टर्म्स में। और इस माइक्रो टर्म्स में मैं एक व्यक्ति की तरह खड़ा हुआ हूँ, मैं आपको अपना निजी तजुर्बा बताता हूँ, उससे बहुत सी बातें साफ होंगी। मैंने वैक्सीन का पहला डोज लगवा लिया है। पहला डोज मैंने 250 रुपए में खरीदा एक प्राइवेट अस्पताल में मेरे घर के पास जो है। अब सवाल इस बात का है कि दूसरा डोज लगवाने का नंबर आ गया है और वैक्सीन ना उस अस्पताल में उपलब्ध है, ना अगल बगल में किसी प्राइवेट अस्पताल में उपलब्ध है, आसपास कहीं भी वैक्सीन उपलब्ध है ही नहीं। और मुंबई में जहां मेरा बेटा रहता है, वहां जो वैक्सीन लग रही है वो वही वैक्सीन जो हमने दिल्ली में 250 रुपए में लगवाई है, वो वैक्सीन वहां 1000 रुपए में बिकनी शुरू हो गई है। यानी अब जब वैक्सीन जब भी उपलब्ध होगी, कब होगी उपलब्ध मुझे नहीं पता है, तब मैं उस वैक्सीन को पहले डोज मैंने 250 रुपए में खरीदा और दूसरा डोज में 1000 रुपए में खरीदूंगा। मैं खरीद सकता हूँ, मैं 250 रुपए भी खर्च कर सकता हूँ, मैं 1000 रुपए भी खर्च कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देश की जनता, जिसके लिए देश के नीचे से लेकर जो 20% आबादी है, जिसके लिए मोदी जी ने उज्ज्वला योजना निकाल रखी है, इसके मोदी जी ने बहुत सी योजनाएं इस तरह की निकाल रखी है गरीब लोगों के लिए, वो तो ना 250 रुपए की वैक्सीन खरीद सकती है, ना 1000 रुपए की वैक्सीन खरीद सकती है। तो ये सब जो हो रहा है, ये पूरी वैक्सीन नीति सरकार की एक स्कैंडल है। और ये अजीब सी बात है, सरकार की तरफ से अपनी गलती को कोई स्वीकारता ही नहीं है। एक भी किसी नेता का, एक भी, मैं कितनी टीवी बहसों में भाग लेता हूं, अखबारों में लिखता हूं, निजी तौर पर लोगों से बात करता हूं, आज तक किसी भी सरकारी प्रतिनिधि का, चाहे वो टीवी पे बोलने वाला सरकारी प्रवक्ता हो,
या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, आज तक किसी ने वैक्सीन नीति के बारे में अपनी गलती स्वीकार नहीं की। उनकी बातों देख के ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, सब जगह पहली लहर को उन्होंने परास्त कर दिया है, दूसरी लहर को परास्त करने के लिए जा रहे हैं, और तो तीसरी लहर को परास्त करने की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। इस तरह की लगातार राष्ट्रीय मंच से और मीडिया मंचों से शेखियां भगाई जा रही हैं। आप जो सवाल उठा रहे हैं वो सारे सवाल बहुत ही मौजूद हैं, लेकिन मेरी ये समझ से बाहर है कि इतने संगीन मसले के ऊपर जहां लोगों की जान का सवाल है, तमाम विदेशी अखबारों में एक बड़े बड़े आंकड़े छप रहे हैं और आंकड़ों को देखकर दिमाग चकरा जाता है, इतने लाख लोग मर गए कि आगे की तारीख उन आंकड़ों पर भरोसा नहीं होता है। लेकिन वो आंकड़े लगातार छप रहे हैं, बड़े प्रतिष्ठित अखबारों में छप रहे हैं और वो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का हवाला देके वो आंकड़े छप रहे हैं। लोगों ने मौतों के जो मॉडल हैं महामारी के कारण, उन मॉडल का इस्तेमाल किया है, उनको प्रोजेक्ट किया है, उससे वो आंकड़े निकाल रहे हैं। एक तरफ तो ये हालत है और दूसरी हालत ये है कि सरकार और सरकार के प्रवक्ता लगातार शेखी बखार रहे हैं कि उन्होंने कोरोना की तैयारी नहीं अभय जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे याद है कि जब पिछली बार हम लोगों ने बातचीत की थी तो मैंने ये जोर दे के कहा था कि बजट में 35,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। अगर 400 रुपए के प्राइस पे भी खरीदी जाएगी वैक्सीन तो 98 करोड़ वैक्सीन आराम से आ जाएंगी केंद्र सरकार के खर्चे पे, लेकिन वहां नहीं गई। अभी प्राइसिंग पे भी आता हूं मैं कि ये एक्चुअली प्राइसिंग के चक्कर में भी बड़ा गड़बड़ हो रहा है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, बहुत सारी राज्य सरकारें देखिए अब धीरे धीरे ओपन अप की तरफ कर रही हैं। आप बड़े प्रबल समर्थक थे कि बहुत रिस्ट्रिक्शंस रहना चाहिए, लेकिन अब देखिए जैसे नंबर कम आने शुरू हुए तो कुछ सरकारों ने कहा कि अब दुकानें थोड़ी देर तक खोलिए, वीकेंड में ही रहेगा, बाकी नॉर्मल डे। आज तो दिल्ली में आप देखिए जाम लगा हुआ था, यहां मुंबई में जाम लगा हुआ था। सीएम को ये कहना पड़ा अगर ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि अगर इतना रिलैक्सेशन देंगे तो ये हो जाएगा। तो पॉइंट यहाँ पे यह है कि जब वैक्सीनेशन हम आप कर नहीं पा रहे हैं, हम लूजन अप की तरफ बढ़ रहे हैं और वैक्सीन की पूरी गणित या भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये बड़े बड़े नंबर्स रोज दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि बातचीत हो रही है, होगा। ये बात जब पहली बार कही थी तब से करीब 30-40 दिन हो गए हैं, अब तक वो 20 लाख का आंकड़ा पार नहीं कर पाए हम। आपको कुछ समझ में आ रहा है कि जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं उससे हम दिसंबर तक कुछ कर पाएंगे? नीरज जी, अभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरह से वैक्सीन के बारे में पता चल रहा है और कोई ख़ास क्लियरिटी नहीं आ रही है, बहुत डिफ़िकल्ट है कहना कि क्या होने वाला है। लेकिन जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में अगर गवर्नमेंट ने जाके ये कहा है कि करीब काफ़ी सारे लोगों को वैक्सीनेशन मिल जाएगा दिसंबर तक, तो मुझे लगता है कि हमें उस पर सोचना चाहिए। और इसके लिए सिर्फ मैं कुछ लाइनें सुना रहा हूँ नीरज जी आपको। वैसे मैं कविता कहता नहीं हूँ, पर आज कहने का मन कर रहा है कि सब कुछ है मेरे देश में, सब कुछ है मेरे देश में, वैक्सीन नहीं तो क्या। सब कुछ है मेरे देश में, वैक्सीन नहीं तो क्या। वादा लपेट लीजिए, लंगोटी नहीं तो क्या। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। पर हाँ, फिर भी मुझे मतलब सरकार पे भरोसा है, और अगर सुप्रीम कोर्ट में सरकार जाके कह रही है तो एज ए सिटीजन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि मैं इंतज़ार करूं दिसंबर तक। और शायद जिस तरीके से कहा जा रहा है उस तरह से वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो पाएगा। लेकिन वैक्सीनेशन मेरे हाथ में नहीं है, वैक्सीनेशन सरकार की पॉलिसी है, वो आगे आएगी तब हम बैठ के और क्रिटिसाइज़ करेंगे। लेकिन जब तक वैक्सीनेशन नहीं होता या प्रॉपर स्पीड से नहीं चलता, मैं आज भी वही कहूँगा कि जो अनलॉक की प्रक्रिया है उसको बहुत ही कंट्रोल्ड वे में खोलना है, नहीं तो क्राइसिस दोबारा आ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि यूनाइटेड किंगडम में दोबारा लॉकडाउन लग गया है पिछले करीब हफ्ते भर से। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में दोबारा लॉकडाउन लगा दिया गया है पिछले 5 दिन से। यानी कि जो वेरिएंट अभी है हिंदुस्तान में, उस वेरिएंट की इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। अगर कोई भी मिसकैलकुलेशन हुआ, मैं इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं मानता कि आज वैक्सीन नहीं है, धीरे धीरे अरेंज होगी और नेक्स्ट मंथ से मुझे भी ऐसी उम्मीद है कि जुलाई या अगस्त के महीने से पर डे 1 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन होने लगेगा। मैं ये मानता हूँ। लेकिन तब तक के लिए
जो अनलॉक का प्रोसेस है वो बहुत ही कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए, और ये बहुत ही अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ ही हो सकता है कि सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ट्रांसपेरेंसी हो कि कब कितना वैक्सीनेशन प्रोसेस आगे बढ़ेगा और उसके हिसाब से प्लानिंग हो। अदरवाइज हम दोबारा क्राइसिस में जा सकते हैं, और ये पक्का है कि अगर वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं हुआ तो जितनी ससेप्टेबल पॉपुलेशन बची है, अगर हम गवर्नमेंट के डेटा को सही मान लेते हैं तो अभी करीब करीब देखा जाए तो 5% लोगों को ही कोविड हुआ है। अगर हम उसको 10 मतलब बढ़ा देते हैं कम से कम 5-7 गुना, तो करीब मान लीजिए अगर 50 करोड़ को भी इन्फेक्शन हो चुका है, सब क्लिनिकली सही, तो भी कम से कम 2.25 करोड़ करीब 75 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन होना, इन्फेक्शन होना बाकी है। तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसमें इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए कंट्रोल्ड रीओपनिंग का प्रोग्राम सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को एक साथ मिलकर तो यहाँ पे टाइट्रेटेड वे में करना नंबर्स की बात तो सर पीछे हो गई है। कौशल कांत जी देखिए, अब तो ये बात ही नहीं रह गई कि 18 से 44 या 44 से 65 या उससे ऊपर या कुछ भी। अब जब बच्चों को भी इसमें शामिल कर लिया गया, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की बात होने लगी, अमेरिका में भी ये चल रहा है, दिल्ली सरकार कह रही कि एग्जाम नहीं दिलाने देंगे जब तक कि आप बच्चों को वैक्सीन नहीं देंगे, तब तो ये 75 करोड़ 100 करोड़ का खेल ही खत्म, तब तो आपको सबको लगाना पड़ेगा। मैं वही तो जानना चाहता हूं, मैं तो पूरा भरोसा कर रहा हूं जो एफिडेविट सरकार दे के आई वहां पे। मैं ये जानना चाहता हूं, ये इकबाल सिंह जी बता ही नहीं रहे हैं कि किस तारीख से वैक्सीन की डिलीवरी शुरू होगी। ये हमको ये बता रहे हैं कि हमारी बातचीत हुई है, उसका इतना रैंप अप होगा, वो इतना प्रोडक्शन करेगा। अरे ये तो हम बहुत दिन से जानते हैं कि कौन कितना करेगा। आप मुझे बताइए ना, आप कह रहे हैं 60 लाख स्पुतनिक आ चुकी है, कोविन खोलिए, मुझे बताइए कहाँ स्पुतनिक कौन से अस्पताल में लग रही है, मैं लगवाना चाहता हूँ। स्पुतनिक जो है डॉक्टर स्पुतनिक अवेलेबल है, उसकी प्राइस जो है 1000 से कम है, क्योंकि डॉक्टर रेड्डी के द्वारा बाहर उसको बेचा जा रहा है और मार्केट में अवेलेबल है। आप जो मैं 8.8 करोड़ बोला था, आपने कहा 6.6 करोड़ है, मान गया मैं, लेकिन ये 6.6 करोड़ कहीं से तो आई है। आप कहते थे हर चीज के लिए तो आई रही, उसमें क्या शक है? नहीं, आप बोल दीजिए आई नहीं। हम कहते थे हम फ्री देंगे, आप कहते थे नहीं हमें सीधा खरीदने दो स्टेट से, हमने कहा खरीद लो। तो हम जो अब भी आधी फ्री दे रहे हैं, हम कौन सा चार्ज कर रहे हैं स्टेट से? और हम वी प्रॉमिस दैट हर आदमी को इंजेक्शन लगेगा बाय 31 ऑफ दिसंबर। जब प्राइम मिनिस्टर कहता है कि पहले कोरोना वॉरियर्स को लगे, तो आप कहते हैं अगर ये प्राइम मिनिस्टर नहीं लगाए तो हम नहीं लगाएंगे। अब प्राइम मिनिस्टर का हमारी बारी आई है 65 एंड प्लस के लिए, उनके लिए है, अब 45 के लिए, अब 18 से ऊपर है। हम सब के लिए जो इंजेक्शन है समय के मुताबिक चालू हो गया है। ये वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है। हम सबको गर्व करना चाहिए कि भारत दुनिया के दूसरे नंबर पे है, अमेरिका 1 नंबर पे है। हमने 5 जो कनाडा है उसको इंजेक्शन दे दिया है, जो आप आंकड़े बोल रहे थे 21 करोड़ के। अरे अपने यहाँ तो लगा लीजिए पहले। नहीं अपने यहाँ लगाई ना पहले, आप कनाडा को देकर के आप क्या बोल बात बता रहे हैं मुझे? देखो जो कंपनीज वहां पर प्रोड्यूस करती हैं वो वहां उनका देना होता है। हमारी भी जहां से कमिटमेंट नहीं जो देखिए एक मिनट इकबाल सिंह जी मैं दोनों पक्ष रख देता हूं। जो कोवैक्स के तहत आपकी ऑब्लिगेशन है, आपने बहुत सारे गरीब देशों को मदद की, उसमें किसी को इनकार नहीं है, वो अच्छी बात है, आपको देना चाहिए। लेकिन आप अपने यहाँ काम व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं और बाहर कर रहे तो आलोचना होती है। हालांकि मैं उसको सही मानता हूं कि थोड़ा बहुत आप नहीं देंगे तो अमेरिका आपको एपीआई नहीं देगा, वो एक डिफरेंट इशू है। जो आप लोग बार बार ये बात कहते हैं ना कि हम नंबर 2 पे हैं, हमने 22 करोड़ लगा लिया है, अमेरिका इतनी सर परसेंटेज में गिना जाता है। आपकी बड़ी पॉपुलेशन है तो आप वैसी तैयारी करेंगे। आपकी 15% पॉपुलेशन सिंगल डोज पे है, अभी उनकी आधी से ज्यादा हो चुकी है, तो आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं? किसी मामले में आप कंपेयर करेंगे और किसी मामले में आप नहीं कंपेयर करेंगे, ये ऐसे थोड़ी चलेगा। देखो आपको कंपेयर करना है तो फिर ठीक से कंपेयर करिए सर। बैठिए, आप विचार कीजिए कि हम क्या लोगों को वैक्सीनेशन देने की बात कर रहे हैं, लोगों को बचाने की बात कर रहे हैं,
या हमें कोई किसी से ये कंपटीशन लगा है कि हमने उससे कंपेयर करना, हमने इससे कंपेयर करना है। बात ये है कि समस्या हमारे देश की है, पूरे वर्ल्ड की समस्या अच्छा, है। एक सवाल का जवाब और दे दीजिए आप, उसके बाद में सापरा जी आपका। तो एक मिनट इकबाल सिंह जी सुनिए ना, देखिए फैक्ट पे बात करिए। 27 फरवरी से अप्रैल के पहले हफ्ते तक 17 लाख पर डे डोज लगी थी, ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, एकदम फैक्चुअल आंकड़े हैं। फिर 6 अप्रैल से अंत अप्रैल तक 29 लाख पर डे लगी थी। उसके बाद मई के महीने में एवरेज 18-19 लाख का आ रहा है। कम क्यों हो गई है, बताइए जरा, एक्सप्लेन करिए। नहीं, इसमें कम नहीं है। डोजेस जो है अभी भी 1.80 करोड़ जो है मई की पेंडिंग पड़ी है, और जो अभी और 50 सर लग क्यों नहीं रही है पेंडिंग का? मैं क्या करूं, मुझे नहीं देखो लगने नहीं तो सिंह जी मेरी स्टेट्स बात के को आप पास जाती समझिए है। ना ठंडे दिमाग से। देखिए अगर मान लीजिए, आप मेरी एक बात का जवाब दीजिए, मैं आपकी 10 बातों का जवाब दूंगा। हाँ, ये इंजेक्शन लगाना किसने? हाँ, स्टेट्स हैज टू डू इट एंड वी आर गिविंग किसने इट। लगाना? डॉक्टर ने लगाना, इंसानों को लगाना, और किसके लगाना है? और क्या, उनको जब मिल रही है स्टेट्स को, नाउ दे शुड कम ऑन विद द एक्सप्लेनेशन व्हाट इज हैपनिंग इन राजस्थान, व्हाई इट इज बीइंग वेस्टेड इन पंजाब, कि उसका खराब कितना परसेंट हो रहा है। ये तो ये 0.5% भी खराब नहीं होना चाहिए। ये हर एक को जिम्मेवारी लेनी चाहिए और सबका साथ वाली बात है। लेट अस ऑल डू एंड टुगेदर एंड सर्व अवर कंट्री एंड वी प्रॉमिस। नहीं रुकिए सर, आप जो है ना घुमा के वही ले जाना चाहते हैं जहां से हमें बचाना। अब 6%, एक मिनट इकबाल सिंह जी, आपका सवाल मैं समझ गया। 6% का नेशनल एवरेज है वेस्टेज का, किसी किसी राज्य में एवरेशन है। ऐसा थोड़ी खाली राजस्थान में कूड़े में पड़ी मिली है, बहुत जगहों पे मिली है। तो आप जिधर घुमा के ले जाना चाह रहे हो उससे कोई फायदा नहीं है। मेरा तो सवाल ये है कि कम क्यों लगना शुरू हुई? पहले अगर 30 लाख रोज लग रही थी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, उससे क्या फर्क पड़ता है कि 18 वाला लगवा रहा है कि 75 वाला लगवा रहा है? नंबर नहीं कम होना चाहिए था ना, लेकिन नंबर कम हुआ। आनंद जी आपको कोई आइडिया है क्यों हुआ ऐसा? जो अवेलेबिलिटी एक चीज होती है, बुकिंग एक चीज होती है। अब आप ईयू का एग्जांपल देंगे तो ईयू ने एस्ट्राजेनेका से करीब 300 मिलियन डोज का ऑर्डर दिया था। उनको अभी तक फर्स्ट क्वार्टर में 30 मिलियन डोज मिले। उसके कारण उन्होंने ईयू जो एक 27 कंट्री का मेंबर्स का ब्लॉक है, उन्होंने एस्ट्राजेनेका पे केस किया है। एस्ट्राजेनेका बोल रहा है हम आपको सेकेंड क्वार्टर तक 60 मिलियन डोज दे पाएंगे। तो ये जो हम एस्टिमेट्स बनाते हैं, हम उसमें ये भी सोचते हैं कि हम इतना ऑर्डर दे देंगे और इतने हमारे पास आएंगे, जबकि बड़ी बड़ी जो ब्लॉक्स हैं जिनके पास हमसे शायद ज्यादा पैसे की अवेलेबिलिटी है, वो भी इतने डोजेस सप्लाई नहीं करा पाई है मल्टीनेशनल से। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि सिर्फ एस्टिमेट्स अगर हम ये सोच के बना रहे हैं कि हमने ऑर्डर कितने दिए हैं या देंगे, तो वो नेसेसरली ये नहीं ट्रांसलेट करता है कि इतने वैक्सीन हमारे पास आएंगे। दूसरी बात, जो ट्विटर पे आज मैंने देखा कि कोविशील्ड 1850 में एक अस्पताल में मिल रहा है सिंगल डोज। मतलब आप रेंज देखिए 250 से लेके 1850। इस टाइप की डाइवर्सिटी बहुत ही ट्रबलिंग है कि मतलब इस टाइप के इतने सारे रेंज पे कैसे अवेलेबिलिटी हो सकती है, इतना कंफ्यूजिंग क्यों है हमारा, और इसको हम क्यों नहीं एड्रेस कर रहे हैं। तीसरी बात ये है कि जो हमें ये सप्लाई की बात कर रहे हैं, उसमें हमें बिल्कुल सोचना है कि फर्क अगर हमें लाना है तो इस पे बहुत जल्दी प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। हमें ये भी देखना है कि वेस्टेज कम करनी है, बट वेस्टेज के साथ साथ कवरेज भी देखनी है। अब आप आज सुबह का ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही डेटा देखेंगे तो वो दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में जो कवरेज है सिंगल डोज का, वो करीब 6.5% है, जो कि देश में अमंग द लोएस्ट है। ये हमारा सबसे पॉपुलस स्टेट है। और ये हमें ट्रबल करना चाहिए क्योंकि लार्जली रूरल स्टेट है, पॉपुलस स्टेट भी है, यहाँ से माइग्रेंट्स इकोनॉमिक बहुत जगह जाते हैं। तो अगर कवरेज देखें तो इसके बेसिस पे ही हमें पता चल रहा है कि बहुत सारी मेहनत की जरूरत है और ऐसी जगहों पे हमें बहुत फोकस की जरूरत है। आप कश्मीर का कवरेज देखें तो कंट्री में अभी सबसे ज्यादा है, तो वहाँ के क्या पॉजिटिव्स हैं? हाँ, पॉपुलेशन का फर्क है, बट लोकल लेवल पे कैसे स्टेट सक्सेसफुल रहे हैं या यूनियन टेरिटरीज कैसे सक्सेसफुल रही हैं, उनसे भी सीखने की जरूरत है। ठीक है, ये पॉइंट अच्छा आपने रखा। एक प्राइसिंग वाला इशू भी बार बार निकल के आता है, इस पर बातचीत होनी चाहिए कि एक सिंगल प्राइसिंग क्यों नहीं रखी गई। मुझे तो ये भी गणित समझना है कि ये डिफरेंट प्राइसिंग क्यों।
और बहुत सारे इंडस्ट्री चैम्बर्स फार्मूला सुझा रहे हैं, उदय कोटक ने भी एक फार्मूला सुझा दिया है कि कैसे इसको खरीदना चाहिए। तो ये जो इतना कन्फ्यूज़न है वैक्सीन को लेकर के, प्राइसिंग को लेकर के, प्रोडक्शन को लेकर के, इंपोर्ट को लेकर के, इस पर भी बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौट के सिर्फ चर्चा करेंगे। दवाइयों पे सेविंग्स पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है। नेटमेट्स ऐप देता है बेस्ट ऑफर्स और MRP पे 20% तक की सेविंग्स। नेटमेट्स, इंडिया की अपनी फार्मेसी। आटा खत्म, चक्की चले। अब से सिर्फ 4 कदम आगे वाली चक्की चलेगी। आशीर्वाद आटा यानी 4 स्टेप एडवांटेज। बेहतरीन गेहूं, 3 बार सफाई, पारंपरिक चक्की विधि और बिना आटे को छुए पैकिंग, श्रिंक रैपिंग के साथ। आशीर्वाद आटा, 4 कदम आगे। फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन। बाजार में आज खरीदारी का जोश दिख रहा है, ऐसे में हम ऑप्शन के आंकड़े देखेंगे। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन। जिस तरह का सेक्टर का सेटअप है वो काफी स्ट्रॉन्ग जा रहा है, तो स्टॉप लॉस 3440 का रखना चाहिए और अपसाइड में यू कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 3600। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। अब यहाँ पे 8% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप आपको दिख रहा है, तो पोजीशंस फ्यूचर्स में भी बन रही हैं। देखिए फ्यूचर्स एक्सप्रेस सिर्फ CNBC आवाज पर। पहली चाल, शानदार रणनीति, बदलेगी आपकी किस्मत। मार्केट की हर बाजी होगी आपकी, जब तैयारी होगी पूरी। देखिए पहला सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर। Co-powered by Century Ply, आग से बचाए। प्रायोजक हैं Fortune Rice Bran Health Oil, reduce bad cholesterol, increases good cholesterol। सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। हर सुबह कीजिए शानदार शुरुआत। मुझे लगता है उसमें खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा पॉकेट है जहाँ पे कोरोना का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। बाजार खुलने से पहले जानिए 20 चुनिंदा स्टॉक्स। कोड नंबर्स पसंद आ रहे हैं इसीलिए इन स्टॉक को हाईलाइट कर रहा हूँ। दोनों में ही खबरें हैं, इसलिए इसमें अच्छी रैली यहाँ से आपको बनती हुई दिखेगी, जो हर रोज आपको बनाएंगे मालामाल। जिस तरह से पोर्टफोलियो ऑफ हेल्थ केयर की तरफ ये कंपनी भी बढ़ा रही है, आप रखिए इस कंपनी को 421 के टारगेट्स। देखिए सीधा सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर। स्वागत एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। और आज चर्चा हो रही वैक्सीनेशन को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन है। राज्यों की तरफ से शिकायतें आ रही हैं कि उनको इंपोर्ट करने में दिक्कत हो रही है, टेंडर्स नहीं हो पा रहे हैं। बाहर की जो कंपनियां हैं वो बहुत तरह तरह के अपने नियम बता रही हैं जिसके तहत इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो सवाल बड़ा भारी ये उठता है कि वो जो 216 करोड़ वैक्सीन्स का कैलेंडर है वो दिसंबर तक कैसे पूरा होगा, कहाँ से आएंगी वो वैक्सीन्स, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या ये भी खड़ी जिसकी आलोचना लगातार हो रही है या उस पर लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि प्राइसिंग डिफरेंशियल क्यों है। अभय दुबे जी, आपको ये अगर समझ में आया हो कि क्यों ये डिफरेंशियल प्राइसिंग रखनी चाहिए, एक कीमत पे सबको मिलनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को महंगी क्यों मिले और सेंट्रल गवर्नमेंट को सस्ती क्यों मिले, इसके पीछे क्या लॉजिक आपको समझ में आया? कोई तक समझ में नहीं आता। और मुझे आश्चर्य है कि नरेंद्र मोदी को मैं आलोचना करूं या उनकी तारीफ करूं, लेकिन इससे इनकार नहीं किया सकता। वो एक कुशल राजनेता है, उन्हें अपनी छवि की भी चिंता है, अपनी सरकार की छवि की भी चिंता है, अपनी पार्टी की छवि की भी चिंता है। और उन्होंने ये सब गड़बड़, ये सब बंगला में कहते हैं गंडगोल करके उन्होंने अपनी छवि को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। देखिए, उनको ये सब करना ही नहीं चाहिए। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे एक तो सबसे पहले उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि सबको वैक्सीन फ्री मिले। मान लीजिए आर्थिक संकट की वजह से सबको मुफ्त वैक्सीन देने की स्थिति में वो नहीं थे, जो शायद यही स्थिति भी है, तो फिर उनको चाहिए था कि सब जगह वैक्सीन की एक ही कीमत हो सारे देश में, और सभी ब्रांडों की वैक्सीन की एक ही कीमत हो। ये करना चाहिए था। इसका तो जो कर रहे हैं उसका तो कोई तर्क ही समझ में नहीं आता, ऐसा क्यों कर रहे हैं। खुद सरकार के लोगों से भी बात करें तो वो भी 2-3 तरह की बात करते हैं। उनके पास भी ऐसी कोई बात नहीं है इससे लगे उनकी बात में एक सुसंगत क्रम है। जी साबरा जी, क्या दिक्कत है सर प्राइसिंग डिफरेंस होने पे? आप लोगों के पास तो सर पैसे हैं, अमीर स्टेट है, इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है, क्या दिक्कत है? 400 में ले लीजिए।
देखिए, सवाल खाली महाराष्ट्र का नहीं है, सवाल पूरे देश का है, फेडरल सिस्टम का है। अगर डिफरेंट प्राइसेस होंगी तो उसमें दिक्कत होगी। अब क्या हो रहा है कि अगर जो भी ग्लोबल टेंडर फ्लोट कर रहे हैं तो हर राज्य एक दूसरे से कंपीट करेगा क्या, उसमें इस तरह की भी बातें आ रही हैं। तो ये डिफरेंशियल प्राइसिंग नहीं होनी चाहिए, ये मुनाफाखोरी को जन्म देती है, पहली बात। दूसरी बात, छोटे छोटे उदाहरण तो अभी सामने आ रहे हैं कि हर एक हॉस्पिटल जो अलग रेट में लगा रहा है। अब कर्नाटका के एक एमएलए सुब्रमण्य, जो तेजस्वी सूर्य के रिश्तेदार भी हैं, वो भी किसी इंजेक्शन की दलाली में पकड़े गए हैं कि वो दलाली कर रहे हैं कि हम इतने इंजेक्शन दिलाते हैं, 700 रुपया प्रति इंजेक्शन मेरा उसमें से होगा। तो ये मुनाफाखोरी को जन्म कौन देता है? डिफरेंशियल प्राइसिंग देती है। इसलिए डिफरेंशियल प्राइसिंग होनी नहीं चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी से मेरा निवेदन है कि ये महामारी है, इसमें आप पहले तो झूठ बोलना बंद करिए, गफलत में रखना लोगों को बंद करिए, क्योंकि इससे लोगों के अंदर बेहद नाराजगी फैलेगी। लोगों के साथ में आप धोखा कर रहे हो, ये कृपया करके महामारी में धोखा मत करिए। अभी जैसे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, जो एक्सपोर्ट की बातें कर रहे थे, मैं इनको बता दूं कि 93 देशों में आपने एक्सपोर्ट किया, उसमें से 60 देश ऐसे हैं जिनको उस वैक्सीन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वहां पर केस लोड जो है वो भारत से कम था। और फिर आपने जितनी वैक्सीन एक्सपोर्ट करी है उसमें मात्र 16 से 18% वो है कि जो आपने दान किया, आपको ट्रीटी के तहत देनी पड़ी है। बाकी तो आपने पैसा कमाने के लिए किया है, बिजनेस किया है, मुनाफाखोरी की है। तो इस तरह की मुनाफाखोरी महामारी के समय नहीं चलेगी। क्रोनी कैपिटलिज्म को जन्म मिलता है, क्रोनी कैपिटलिज्म को जन्म मिलेगा तो देश का पूरा सिस्टम जो है वो बिगड़ जाएगा। जी। सोशल फैब्रिक भी इसमें बिगड़ जाएगा। इकबाल सिंह जी, अलग अलग दाम क्यों होने चाहिए राज्य और केंद्र के? कोई दाम अलग होने ही नहीं चाहिए। ये करवा कौन रहा है, इसका पड़ताल कीजिए। अगर हम कहते थे कि हम फ्री वैक्सीनेशन देंगे, आप कहते हैं हमें खरीदने की इजाजत दो, हम क्यों नहीं अपना खरीद के ले सकते? जब कोई भी तो महंगे में क्यों खरीदेंगे अगर हमको इजाजत है तो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम अब ये अभी कहें कि हम नहीं खरीदेंगे, नेशनल गवर्नमेंट दे तो गवर्नमेंट देगी। आप तो केवल बदनाम करना चाहते हो ना। एक मिनट, क्यों नहीं खरीदेंगे? आप प्राइसिंग की बात, जब हम दे ही फ्री रहे हैं, प्राइसिंग की बात कहां से आ गई? जब हमने कहा हम फ्री दे रहे हैं तो फिर प्राइसिंग कहां से आ गई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक मिनट इकबाल सिंह जी, एक मिनट भाई, ये क्या लॉजिक है आपका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गिविंग फ्री। फ्री का मतलब क्या है? तो ये बहुत सारे, एक मिनट छापरा जी रुकिए, एक मिनट छापरा जी, एक मिनट। स्टेट गवर्नमेंट फ्री में देना चाहती है या वो पैसे लेके लगाना चाहती है, तो इसका ये मतलब है कि आप डिफरेंशियल प्राइसिंग करा देंगे क्या? मैं 400 में खरीद के फ्री में लगाऊंगा, आप 150 में खरीद के फ्री में लगाओगे, ये कौन सा लॉजिक है? They are going to the open market. We are not controlling the open market. जो हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। नहीं सर, नहीं 150 रुपए का खरीद के फ्री दे रहे थे। ये इन्होंने कहा, ये इनकी अपनी भाषा और अपने बयान केजरीवाल जी के और दूसरे लोगों के सामने रख के सुन लीजिए। अगर ये है, आप ये शब्द महामारी का यूज करते हैं, हम भी करते हैं, कि केवल इस रिक्वेस्ट के साथ, भाई हम हाथ जोड़ते हैं, राजनीति बाद में कर लेना, लोगों की जानें जो हैं बचानी सबसे जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में इसी में लगी हुई है। नीरज जी, मुझे आवाज नहीं आ रही। वो अभय जी आप इशारा कर रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे थे। एक मिनट सर, क्विकली सर अभय जी, उसके बाद डॉक्टर साहब के पास चलते हैं जी। मेरी जानकारियां कम हो सकती हैं, वो इसको दुरुस्त कर दें कि केंद्र को 150 रुपए में जो वैक्सीन मिलती है वो राज्य को 400 रुपए में क्यों केंद्र देता है? किसी भी राज्य को, दिल्ली हो या बंगाल हो या कोई बंगाल हो, जब केंद्र को 150 रुपए में, हम 1 रुपया नहीं लेते। ये आप ओपन मार्केट में खरीदना चाहते हैं। अरे वो छोड़िए ओपन मार्केट की बात है, ओपन मार्केट। अरे हम तो अब भी कह रहे हैं कि हम फ्री देंगे, हम तो अब भी कह रहे हैं फ्री देंगे। हमने क्या कहा, जो आप फ्री देते हैं 50% तो दे रहे हैं, बाकी भी दे रहे हैं, देंगे। आप जो डबल स्टैंडर्ड छोड़िए, आप कहिए केंद्र सरकार को कि हमें दो और हम मिलके अच्छा काम करते हैं। आप तो उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। ये लाशें मिल गई तो वहां फौरन के एक अखबार ने लिख दिया, पंजाब वाले बोलो कितनी लाशें गई आपकी, राजस्थान वाले बोलो, महाराष्ट्र वाले बोलो
छत्तीसगढ़ वाले बोलिए ना सही, जहाँ आपकी सरकारें हैं, कहाँ आपने नहीं, इकबाल सिंह जी सुनिए ना, इकबाल सिंह जी, अरे रुकिए सर, एक मिनट रुकिए ना। ये जो वैक्सीनेशन पॉलिसी में इतना कंफ्यूजन है ना, अमेरिका आप लोग जानते ही होंगे, अभी आप उदाहरण दे रहे थे, अमेरिका से कंपेयर कर रहे थे। अमेरिका में से ज़्यादा फेडरल सिस्टम कहीं है नहीं, वहाँ के राज्य बड़े ताकतवर हैं, बड़े मजबूत हैं और राष्ट्रपति चुनाव में भी अपनी चलाते हैं, पता है ना आपको। लेकिन वहाँ पे वैक्सीन की सेंट्रल पॉलिसी, वहाँ राज्यों पे नहीं छोड़ा गया था, वहाँ सेंट्रल पॉलिसी के तहत वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला है। हिंदुस्तान जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी अलग अलग स्थितियाँ हैं, वहाँ पे आप मतलब जब पिछली बार लॉकडाउन लगाना था तब तो आपने नहीं किसी से पूछा था, यहाँ आपने राज्यों की तुरंत बात मान ली, हाँ तुम अपना सब लोग वैक्सीन खरीद लो। ऐसा नहीं होता इकबाल सिंह जी, ये आपको स्वीकार करना चाहिए कि इस समय आप अमेरिका की बात करते हैं। मैं आपको सच बता दूं, वहां जो आदमी इंश्योर्ड हैं उनको वैक्सीन के पैसे इंश्योरेंस दे रही है, जो इनके पास इंश्योरेंस नहीं है गवर्नमेंट उनको फ्री लगा रही है अमेरिका में। आप इसको चेक कर लीजिए, अगर 1% भी झूठा हुआ। अरे तो जो यहाँ इंश्योर्ड उनसे ले लीजिए ना आप। नहीं, हम क्यों ले? आप राजनीति मत छोड़िए, आप सबको वैक्सीन लगाइए और जो लोग पे कर सकते हैं उनसे आप पैसा ले लीजिए। ये एक्सक्यूजेस मत दीजिए इकबाल सिंह जी। आपसे ज्यादा तैयारी के साथ मैं घड़ी के साथ बैठता हूँ, आपसे ज्यादा यूएस को समझता हूँ, आप मुझे ज्ञान मत दीजिए। आप स्वयं पढ़ के आइए, पहले अपनी गूफा पॉलिसी को आप जस्टिफाई मत करिए। यहाँ पे डॉक्टर मिश्रा, बात सुनो, लॉजिक देखिए, एक पॉलिसी नहीं है, एक स्टेट की स्थिति नहीं है। अभी आप कोविन खोलिए, आपको वैक्सीन मिलेगी नहीं, और यहाँ बैठ के बताया जा रहा है कि मेरा कैलेंडर तैयार है। अमेरिका में तो वहां लोग अपने पास से पे करते हैं, मैं भी पे करना चाहता हूँ, दिलाइए मुझे फाइजर, मैं दूंगा $20, दिलाइए ना मुझे। आप नहीं दिलवा पाएंगे आप डॉक्टर मिश्रा, आप बंद करिए। नीरज जी, डॉक्टर मिश्रा जी, शांत हो जाइए इकबाल सिंह जी। हाँ नीरज जी, वैक्सीन के ऊपर जो एज ए न्यूट्रल पर्सन मेरा मानना है, मैं वो बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की प्राइसिंग सेम होनी चाहिए, और किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सारी वैक्सीन फ्री लगनी चाहिए, किसी भी एज ग्रुप में हो। इसके अलावा प्राइवेट में मार्केट खुला होना चाहिए, और इसका पर्पज़ ये नहीं है कि जमाखोरी हो या मुनाफाखोरी हो। इसका पर्पज़ मैं हमेशा से कहता आया हूँ, इसका पर्पज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगे। और इसमें मैं पूरी गलती मानता हूँ केंद्र सरकार की, कि वैक्सीन में जो भी अभी प्रॉब्लम आ रही सब केंद्र सरकार की गलती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ बातें जो विपक्ष के बारे में बताऊँ। आप देखिए कि बार बार यही कहा जाता है कि बाहर विदेश भेज दी गई वैक्सीन। जितनी वैक्सीन विदेश भेजी गई है, लगभग उससे ज़्यादा वैक्सीन हमारे यहाँ वेस्ट हो गई। सोच के देखिए कि झारखंड में 37%, छत्तीसगढ़ में 30%, तमिलनाडु में 15%, जम्मू कश्मीर में 10% और मध्य प्रदेश में 10% वैक्सीन वेस्ट हो गई। अगर इन सबको समअप कर लें तो इससे कम हमने बाहर भेजी है। तो पहले तो अपने सिस्टम को सही करना। दूसरी चीज़, मुझे जो कोरोना में, नीरज जी आप देख रहे होंगे ना, कोरोना में अभी कुछ दिन पहले सबको ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। सच्चाई ये है कि पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी थी, यहाँ के रोगियों की, यहाँ कोरोना मरीजों से ऑक्सीजन कमी थी, पर इन राजनीतिज्ञों की ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ गई थी। और ये एक राजनीति है, इसी वजह से शायद इस समय हमारे देश में वैक्सीनेशन पॉलिसी का ये हाल है। मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि फ्री मार्केट होना चाहिए, लेकिन सरकारी अस्पताल में फ्री मिलनी चाहिए। वैक्सीनेशन पे क्राइसिस है, वैक्सीनेशन में प्रॉब्लम है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। उसके बाद भी इस पे हर बार वैक्सीनेशन पे राजनीति होती रही है। अगर इनिशियल वैक्सीनेशन प्रोग्राम देखा जाए तो उसमें हाई रिस्क ग्रुप, ओल्ड एज ग्रुप, 45 की ईयर वाला ग्रुप, और ये राजनीति का ही नतीजा था जो 18 साल तक इसको लाया गया। ये आप जानते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ला दिया, जबकि हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे।
एक्चुअली ये रिसोर्स मैनेजमेंट का ज़्यादा क्राइसिस है और हमें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे सेंटर गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, कि हमारे पास वैक्सीन जितनी ज़रूरत है उतनी नहीं है और सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एक साथ मिल करके कोऑर्डिनेटेड वे में अनलॉक की प्रोसेस खोलना चाहिए और वैक्सीनेशन को जल्दी से जल्दी प्रॉपर तरीके से डिलीवर करना चाहिए और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। जी, वैक्सीनेशन में जो भी कैलेंडर बना हुआ है 216 करोड़ का, 207 करोड़ का, 200-250 करोड़ का, जो भी है उसकी डिलीवरी सुनिश्चित हो। जून महीने में हम एंटर कर रहे हैं और अभी तक हमको ये नहीं पता है कि ये 20 लाख पर डे का आंकड़ा कैसे आगे बढ़ेगा। तो बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होगा, नंबर एक। नंबर दो, अगर प्राइसिंग डिफरेंशियल आपने रखी है, सबको खोल दिया है, तो ये कंफ्यूजन होगा ना। और जो बहुत सारी कंपनियां इंडेमनिटी मांग रही, वो कह रही कि हम स्टेट से डील ही नहीं करेंगे, हम सेंटर से डील करेंगे। उस पर भी कोई राय बनेगी कि नहीं बनेगी, कि केवल बातों से ही वैक्सीनेशन हो जाएगा। और ओपनिंग अप की हम तैयारी कर रहे हैं, कई राज्यों ने ढील देना शुरू कर दिया है। तो अब जब जहां पे यूनिवर्सल पॉलिसी की बात हो रही कि बच्चों को भी लगाइए, उनको 12वीं की एग्जाम देना है, कई राज्य सरकार कह रहे हैं मैं बिना वैक्सीनेशन के बच्चों की एग्जाम नहीं दिलाऊंगा। उस परिस्थिति में हमारे पास कोई कॉन्क्रीट प्लान, डिलीवरी प्लान मुझे नहीं दिख रहा है। इसलिए इस चर्चा को करना जरूरी था। इकबाल सिंह जी, वैक्सीनेशन कैसे होगा यह सोचने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। देखते रहिए सिंधी आवाज। दवाइयों पे